नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन पे चर्चा करेंगे। आज हम इन्फ्लेशन के बारे में आप लोग को बताएंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। जैसा कि लिखा गया है, इन्फ्लेशन का मतलब स्फीति। इसका जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है स्फीति। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। और साधारण शब्दों में अगर बात किया जाए तो हम इसी को बात करते हैं महंगाई। आजकल आपने सुना होगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो भी सैलरी हमको मिलती है या जो भी हमारी इनकम है उसमें परिवार का देख रेख पूरी तरह से नहीं हो पाता है। सारे परिवार के पास, सभी लोगों के पास ये एक समस्या है। अब कहीं भी आप सुनते होंगे तो ये होता होगा कि पहले जो हमें सामान, जो हमें वस्तुएं मिलती थी वो सस्ती होती थी। अब वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनकम उतनी नहीं रह गई है और महंगाई बढ़ गई है। ऐसा क्यों है? महंगाई क्यों बढ़ जाती है? महंगाई बढ़ने के क्या कारण है? और महंगाई का कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है? उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? महंगाई पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है? इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसके 3 शब्द यूज होते हैं। इंग्लिश का एक इन्फ्लेशन तो है ही, हिंदी में स्फीति बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, या साधारण समाज की भाषा में, लोगों की भाषा में इसको हम महंगाई बोलते हैं। तो महंगाई वह स्थिति होती है दोस्तों जब हमारे पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। पैसे का वैल्यू कम होने का मतलब है कि चीजें हमें महंगी लगने लगती है। चीजें कैसे महंगी लगती है? वही चीज हमें कुछ दिनों पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब वही चीज हमको 150 की मिल रही है या 120 की मिल रही है, 130 की मिल रही है। तो हमें ये लगने लगता है कि यही चीज इतनी ही क्वांटिटी की हम पहले कम पैसों में प्राप्त कर पाते थे। आज ऐसा क्या हो गया है कि वही चीज के दाम बढ़ गए हैं, वही चीज हमको महंगी मिलने लगी है। यही स्थिति जो होती है महंगाई की होती है। आप अपने अगल बगल ये सुना होगा, अब बहुत महंगाई बढ़ गई है, सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, हम लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमारी सैलरी तो बढ़ती है लेकिन सैलरी बहुत थोड़ा सा बढ़ती है और महंगाई हर जगह हो गई है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। इसी पोजीशन के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो महंगाई वह स्थिति होती है दोस्तों जब हमारे रुपए का वैल्यू कम हो जाता है। ज्यादा रुपए देके अब कम सामान मिलता है पहले की अपेक्षा। पहले कम रुपए देके ज्यादा सामान मिलता था, अब ज्यादा रुपए देके भी बहुत कम सामान मिलता है। उसी को महंगाई कहते हैं। अर्थशास्त्रियों की भाषा में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्री कहते हैं when the too much money purchases too less goods, that is known as inflation। जब बहुत ज्यादा पैसा देके बहुत कम वस्तुओं की खरीदारी हो पाए तो उसे हम इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति वही स्थिति होती है जब समाज में लोगों की आमदनी तो बढ़ती है लेकिन उस गति से नहीं बढ़ती जिस गति से महंगाई बढ़ती है। उसी महंगाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। महंगाई क्या है? महंगाई को ही स्फीति, मुद्रास्फीति और महंगाई के नाम से जानते हैं। एक किन्स जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि महंगाई के 2 स्टेप होते हैं। जब थोड़ी सी महंगाई समाज में बढ़ती है, थोड़ी सी महंगाई इकोनॉमी में बढ़ती है, और पोजीशन ये होता है कि जब हमारा पूर्ण रोजगार जब तक समाज में प्राप्त नहीं हो पाता। अगर उस रोजगार के बिंदु से पहले, ये देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हमारे इकोनॉमी में, वैसे वैसे इधर हमारा दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस। जब मनी बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। मनी बढ़ती है तो डिमांड कैसे बढ़ती है? जब हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं तो हम कुछ कम चीजों में भी अपना गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा चीजों को खरीदारी करते हैं। जो आज तक हमारे पास नहीं होता है हम चाहते हैं उसको भी खरीद लें।
उन चीज़ों को खरीद ले, या हम अब पैसा नहीं रहता तो हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम नई चीज़ों को लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये नई चीज़ों को लेना जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसका मतलब हम एक नए कस्टमर मार्केट में आ गए। चीजें उसी गति से बिक रही हैं, उसी गति से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जब नई चीजों की डिमांड करते हैं तो नई चीजों की डिमांड होने से ही अब तक मान लीजिए 10 कारें बिक्री हो रही थी, अब जो है कुछ लोगों के पास पैसा आ गया। पैसा किसी भी सोर्स से आ सकता है, चाहे वो कमा के ला सकते हैं या वो बैंक से लोन करा सकते हैं। तो जब वो नई कार की डिमांड करेंगे तो 10 की जगह 12 लोग कार लेने के तैयार हैं। जब 12 लोग कार लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोडक्शन 10 कार का ही वो एवरेज कर रहे हैं, हाँ 10 कार हम बनाते हैं, 10 कार हमारी बिक जाती है, लेकिन इमीडिएट 2 लोग और आ गए, तो 2 कार की जब एक्स्ट्रा डिमांड हो जाती है तो 2 कार का प्रोडक्शन तुरंत नहीं हो पाता, लेकिन डिमांड जो है वो प्रेस करती है। तो इसलिए वो लोग जो है एक्स्ट्रा मजदूर लगा के, एक्स्ट्रा टाइमिंग देके, उनको ओवर पैसा देके, ओवर टाइम करा के 2 कार का और प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। तो उसमें उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो कार के दाम में भी वो बढ़ोतरी कर देते हैं। मान लो पहले एक कार 10 लाख की थी, अब 4 लोग और खरीदने वाले लाइन में हैं और सब बुकिंग करा के रखे हुए, उन्हें 1 महीने के अंदर ही वो कार की डिलीवरी देनी हुई है। तो 1 महीने के अंदर कार की डिलीवरी देने के लिए उनको 3-4 चीजें करनी पड़ती है। पहले तो ओवर टाइम काम कराना पड़ता है, ओवर टाइम काम कराने के लिए उनको एक्स्ट्रा वेजेस देना पड़ेगा मजदूरों को, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हो जाती है। और उनको रॉ मटेरियल को किसी भी हाल में लेके आना है, चाहे वो 2 रुपए महंगा ही मिले, तो ऐसे कुछ चीजों को अरेंजमेंट करने में थोड़ी सी उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम जल्दबाजी में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जब हम जल्दबाजी में प्रोडक्शन करते हैं और एक्स्ट्रा वेजेस देते हैं, ओवर टाइम काम कराते हैं, सेम टाइम पे ही 10 की जगह 12 कारें हमें निकलवानी है, तो उसमें कॉस्टिंग लग जाती है। तो उसका कारण ये बनता है कि जब एक्स्ट्रा डिमांड हुई और हमें एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ा, एक्स्ट्रा कारें बाहर लानी पड़ी, एक्स्ट्रा चीज का प्रोडक्शन करना पड़ा, तो उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो जो कार अब 10 लाख में थी, 2 लोग और आ जाने की वजह से वो कार 10,50,000 की हो गई। तो कुछ महंगाई बढ़ी कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जैसे ही हमको ज्यादा चीजें चाहिए वैसे ही ज्यादा लोगों की डिमांड बढ़ती है, चीजें कम होती हैं, तुरंत इमीडिएट नहीं प्रोडक्शन हो पाता है और लोगों के पास पैसा आता है, वो डिमांड कर देते हैं, तो दाम ही बढ़ जाते हैं। तो उस समय प्रोडक्शन न बढ़ के दाम बढ़ जाते हैं, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई या मुद्रा की स्फीति। अब दूसरे शब्दों में समझ लो, मुद्रा की स्फीति, स्फीति का सही अर्थ होता है फैलाव, एक्सपेंशन। जब मुद्रा का फैलाव समाज में ज्यादा हो जाता है, यानी लोगों के पास ज्यादा इनकम आ जाती है, तो वो नई नई चीजों की डिमांड करते हैं, नई नई कस्टमर बनते हैं समाज में, जो आज तक वो चीज जो चीज नहीं खरीद रहे होते हैं वो भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नए कस्टमर जैसे ही मार्केट में आते हैं नई चीजों को लेने के लिए, तो प्रोडक्शन ना होने की वजह से इमीडिएट प्रोडक्शन किसी चीज का संभव नहीं है, वो एक टाइम फेज पे ही आ सकता है, तो उसकी वजह से दाम ही बढ़ जाता है, और उसी दाम के बढ़ने को ही महंगाई कहते हैं। जब समाज में वस्तुओं के दाम बढ़ जाए, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, तो वही सिचुएशन होती है महंगाई की। तो कीन्स ने यह बताया कि एक समय तक तो महंगाई बहुत कम गति से बढ़ती है, कब? जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता हमारे इकोनॉमी में। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब पूर्ण रोजगार, सभी लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक जो है, अगर डिमांड बढ़ती है, लोगों में खरीदारी बढ़ रही है, तो जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है, वो क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा मजदूर लगा लें, कुछ मजदूर बाहर पड़े हुए हैं उनको भी बुला लेते हैं, काम पे लगा लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा वेजेस दे देते हैं, एक्स्ट्रा मजदूरी देके काम करा के वो जो है प्रोडक्शन को तो बढ़ा लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, सेमी इन्फ्लेशन होता है, यानी थोड़े से दाम भी बढ़ते हैं और थोड़े से रोजगार भी बढ़ जाते हैं। तो इसी सिचुएशन को बताते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले, यानी पी पॉइंट के पहले अगर डिमांड में बढ़ोतरी होती है, लोगों के पास इनकम के साधन बढ़ते हैं, तो जो बचे हुए मजदूर होते हैं रोज इकोनॉमी में, जिन
की नौकरी नहीं लगी रहती है उनको भी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि डिमांड होती है, नए नए लोगों की जरूरत होती है, नए एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो कंपनी जो होती है उनको बुला के काम पे लगा लेती है, उनको वेजेस देती है। तो वहां दो फायदा होता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, प्राइस भी बहुत कम हाई होती है, इसलिए ये लाइन जो होती है स्लोप में होती है, थोड़ा ज्यादा स्लोप में होती है। लेकिन एक ये लोगों के पास पैसे बढ़ते ही रहे और डिमांड बढ़ती ही रही, अब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, यानी सबको रोजगार मिल गया, तो अब मजदूर कहाँ से मिलेंगे, अब लोग कहाँ से मिलेंगे, जो स्किल लेबर है वो ऑन ड्यूटी हो चुके हैं, एक्स्ट्रा कहाँ से मंगाया जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाता। हालांकि एक यहाँ दिक्कत भी है कि आप एक चीज साफ से जान लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप? किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, 2 4 6 10 लोग बचे ही रह जाते हैं, लेकिन उनको मान लिया जाता है सबको रोजगार मिल चुका है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता, कुछ लोग जानबूझ के नौकरी नहीं करना चाहते, आप उनको जबरदस्ती नौकरी नहीं करा सकते, कुछ लोगों के पास इतने साधन होते हैं वो नौकरी करते ही नहीं, तो उनको एक्सेप्शनल उनको छोड़ दिया जाता है, उनको मान लिया जाता है कि ये संतुष्ट है को। उसी स्थिति में कहते हैं किल्स कि अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में जो होता है ये प्राइस भी बढ़ता है लेकिन रोजगार भी बढ़ जाता है, फुल इन्फ्लेशन नहीं आता। फुल इन्फ्लेशन तब आता है जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, सबको रोजगार मिल जाता है, उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, तब जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ जाती है। देखिए आगे लिखा है कि कीमतों, महंगाई की परिभाषा यह है कि कीमतों में लगातार निरंतर बढ़ोतरी ही इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि जब कीमतें लगातार एक गति से आगे बढ़ती रही हैं, आज 2% है महंगाई का दर, कल 3% हो गया, 6 महीना बाद 4% हो गया, 8 महीना बाद वो 8% हो गया, इस स्थिति को ही महंगाई कहते हैं। किसी ओकेजनल पे, किसी ओकेजन पे, किसी ऐसे सिचुएशन पे कि सपोज करो, मान लो कोई कल तक एक आपके दुकानदार के यहाँ एक दूध के पैकेट का 100 पैकेट पर डे वो बेचता है, लेकिन कोई त्योहार पड़ गया, किसी त्योहार की वजह से मान लो होली, दिवाली, ईद, बकरीद जो पड़ गया जिसमें दूध की खपत ज्यादा होती है, तो अब जो 1 लीटर दूध रोज लेते थे लोग, उस दुकानदार का 100 पैकेट दूध रोज बिकता था, तो वो एक एवरेज से 100 पैकेट मंगाता था और आराम से बेच लेता था, जितना रुपया था वो कांस्टेंट होता था, आप अपना 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए जितने भी दूध ले जाते हैं आप उतना देते थे, लेके चले जाते थे। लेकिन मान लीजिए दिवाली आ गई, अब दिवाली के दिन लोगों को मिठाइयाँ बनानी है, चीजें बनानी है, उनके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो सब लोगों ने डिमांड की भैया आज मुझे 2 लीटर दूध दीजिए, तो वो 100 लीटर की जगह अब उसको 200 लीटर दूध लाना है। दूध की खपत जो थी इमीडिएट एक दिन के लिए बढ़ गई, और दूध का जो उत्पादन है वो तुरंत बढ़ नहीं सकता, तो उस दिन उसको क्या है 100 पैकेट की जगह पहली बार तो 80 पैकेट ही मिला उसके होलसेलर से, दूसरी चीज यहाँ डिमांड 200 की है, तो उस दिन अगर बढ़ गए रेट, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, भैया देखो आज रेट बढ़ा हुआ है, अगर आप इतने पे ले पाइए, 10-50 रुपए का था तो आज 55 हो गया, अगर आप ले पाइए तो ले पाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा ग्राहक खड़ा है, तो उस दिन जो महंगाई बढ़ जाता है उसको महंगाई नहीं कहते, वो एक दिन का ओकेजनल होता है। इसी तरह आप सब्जियों पे भी देख लिए, पनीर पे देख लिए, हर चीज पे देख लिए, हर वो चीज जो किसी पर्टिकुलर त्योहार के दिन उसकी डिमांड बढ़ जाने की वजह से दाम बढ़ता है, वो महंगाई के अंतर्गत नहीं आता है। महंगाई वो होता है जब नॉर्मल दिनों में भी रेट बढ़ रहे हों लगातार, सब्जियों के रेट त्योहारी सीजन में, फलों के रेट त्योहारी सीजन में बढ़ जाते हैं लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो महंगाई के अंतर्गत नहीं होता। इस बात को बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या किसी सीजन में, किसी ओकेजन में किसी भी वस्तुओं के दाम को बढ़ने को महंगाई नहीं कहा जाता। महंगाई वो होती है जब लगातार साल भर, 6 महीना, 1 साल तक लगातार किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ रही हो तो उसे महंगाई कहते हैं, उसे ही स्फीति कहते हैं, उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं, उसे ही महंगाई या इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसमें लिखा गया है कीमतों का लगातार बढ़ना, निरंतर बढ़ते रहना,
और कीमतें बढ़ती ही जाए, उनके रुकने का नाम ले, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो इन्फ्लेशन दो तरीके से होता है। एक होता है, पहला हमारा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, जैसे कि नाम में ही लिखा गया है, डिमांड यानी मांग का बढ़ जाना। जो भी हम आपसे बता रहे थे कि लोगों की कंज्यूमिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है और वो ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग जनित स्थिति, यह वह स्थिति होती है जब लोगों के पास पैसा आने लगता है या पैसे इनकम लोगों की बढ़ जाती है, तो उनकी डिमांड जो है ज्यादा चीजों में हो जाती है। कल वो मान लीजिए 10,000 रुपए कमा रहे थे, तो 10,000 के हिसाब से अपने परिवार को चला रहे थे। कुछ चीजें उनको जरूरत थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं था। आज उनके पास पैसा आ गया। पैसा किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है उनको लोन मिल जाए, हो सकता है उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है परिवार का कोई नया सदस्य जो है कहीं और नौकरी करने लगे तो बढ़ोतरी हो जाती है। तो कल तक जो चीजें वो वेटिंग में रखे हुए थे कि चलो जब पैसा आएगा तब खरीदेंगे, तो जैसे ही उनको पैसा आया तो उन चीजों की डिमांड बढ़ गई। ऐसा ही पूरे समाज को अगर हम इंक्लूड करके देखें तो पहले अगर किसी वस्तु के 10 कस्टमर थे, अब उसके इमीडिएट 15 कस्टमर हो गए। तो जो हमारी, अब देखिए इसको हम एक ग्राफ से चेक करते हैं। ये हमारा एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है यानी कुल पूर्ति। कुल पूर्ति एक रेखा में, पहला हमारा एडी एग्रीगेट डिमांड है यानी कुल मांग। पहले हमारा मांग ये था। जब हमारी मांग ये थी पूरे एक इकोनॉमी में, किसी वस्तु की मांग एडी पे थी, तो इस समय प्राइस का लेवल जो था वो पी था और ये क्वांटिटी है तो ये हो गया क्यू। इतनी कीमत पे इतने सामान हमको मिलते थे क्यू। लेकिन लोगों के पास पैसा आया। अब पैसा आया तो पैसा आने की वजह से ये डिमांड रेखा ही चेंज हो गई। ये डिमांड रेखा ही चेंज हो गई यानी इनका डिमांड बढ़ गया। ऊपर जाने का मतलब डिमांड जो है ज्यादा हो गई। मान लीजिए हम मोटरसाइकिल की बात करते हैं या स्कूटी, कुछ मोटरसाइकिल की बात करते हैं, तो पहले कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिलें नहीं थी, वो साइकिल से काम चलाते थे। लेकिन अब उनके पास पैसा आया, बहुत जरूरी हो गया। उस समय मोटरसाइकिल का दाम पी था और क्यू क्वांटिटी में मोटरसाइकिल की बिक्री होती थी। एक साल की बात करें, एक साल में पी कीमत पे क्यू क्वांटिटी में मोटरसाइकिल बिकती थी। लेकिन कुछ लोग नए मार्केट में आ गए, जिनके पास पैसा हुआ, उन्होंने अपनी व्यवस्था की और अगले साल दिवाली के टाइम जो है उनको लेना था। तो अब जो है वो मोटरसाइकिल की डिमांड जो है ऊपर चली गई, AD1 पे चली गई, यानी इनकी डिमांड रेखा ही ऊपर खिसक गई। अब डिमांड जो है इसकी पूर्ति कंपनी को इतना करना पड़ता है, उसके लिए इसकी कीमत भी बढ़ के P से P1 हो जाती है। आपने ऐसा हर साल देखा होगा कि हर साल थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड न बढ़े, मांग न बढ़े, ज्यादा लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई भी चीज, सोना चांदी खरीदने की कोशिश न करें, तो ये डिमांड बहुत औसत बढ़ती है और पैसा भी बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन इमीडिएट बढ़ जाने की वजह से अब इनको Q1 की जगह जो सप्लाई है वो Q2 है। इतना करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा लोगों की डिमांड है, तो डिमांड बढ़ा दी तो थोड़े से पैसे भी इसके बढ़ गए, अब P से P1 हो गए। फिर अगर इसी तरह डिमांड बढ़ती रहे, लोगों के पास पैसा बढ़ता रहे, तो पैसा बढ़ते रहने की वजह से कुछ और नए ग्राहक भी आ जाएंगे जिनको मोटरसाइकिल नहीं खरीदी है। अब ये Q2 की जगह Q3 हो जाएगा। अब मांग पहले इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई। अब जो है इतनी संख्या में, Q3 संख्या में मोटरसाइकिल की बिक्री हो रही है हर साल, तो इसी वजह से इसकी कीमत भी बढ़ के P2 हो गए। तो ये मांग प्रेरित है, यानी ज्यादा मांग किसी वस्तु के होने की वजह से जब उसके कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम मांग जनित स्थिति कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु की मांग निरंतर अगर बढ़ती रहे
तो उसके कीमत में जो निरंतर बढ़ोतरी होती है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि मांग जनित स्फीति कहते हैं। अर्थात मांग के कारण, जिसकी मांग बढ़ी, ज्यादा बिक्री बढ़ी, ज्यादा मांग हुई जिस चीज की, उसकी कीमतों में उस मांग के कारण जो बढ़ोतरी हो जाती है उसको हम मांग जनित इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा हमारा है दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट, जैसा कि कॉस्ट मतलब लागत, किसी भी चीज का कभी कभी क्या होता है कि लागत बढ़ जाती है। जैसे मोटरसाइकिल का आपने उदाहरण दिया, तो मोटरसाइकिल से जब रॉ मटेरियल्स अलग अलग जगह से आता है, इंजन कहीं और बनता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाए, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ जाए, गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए या स्ट्राइक हो जाए जिसकी वजह से हो जाए, टैक्सेशन बढ़ जाए, गवर्नमेंट टैक्स एक्स्ट्रा लगा दे, तो विभिन्न परिस्थितियों के कारण जब एक मोटरसाइकिल के उत्पादन में, उस उत्पादन में जो खर्च पहले मान लो 50,000 रुपए था, अब वो खर्च बढ़ के 60,000 रुपए अगर हो जा रहा है, तो क्या करेंगी कंपनियां? बात समझ रहे हैं आप लोग? जब कि किसी रॉ मटेरियल्स के कारण या उत्पादन में लागत में बढ़ोतरी हो जाए किसी भी कारण, जैसा कि हमने बताया टैक्सेशन की वजह से हो जाए, गवर्नमेंट की प्लानिंग की वजह से हो जाए, या हमारी मजदूरी बढ़ जाए, या किसी भी अन्य तरह के उसमें खर्चे अन्य बढ़ जाए, या जो बाहर से मटेरियल मंगाया जाता है उसके दाम बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाए, तो इसकी वजह से जो बनाने का खर्च आता था 50,000 की जगह वो 60,000 हो गया, तो वो 10,000 का कंपनसेट कैसे होगा? तो कंपनियां जो होती हैं उस चीज के दाम भी बढ़ा देते हैं। इसी तरह पहले हमें गेहूं को पैदावारी करने में जुताई का पैसा, खाद का पैसा, पानी का पैसा कम लगता था, अब महंगाई बढ़ने की वजह से उसके पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो सरकार को इसलिए एमएसपी भी बढ़ानी पड़ती है, दाम भी बढ़ जाते हैं। तो जब लागत की वजह से किसी चीज के उत्पादन करने में कॉस्ट जो बढ़ जाती है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी लागत प्रेरित स्फीति। ये स्फीति लागत की वजह से, लागत बढ़ जाने की वजह से जब मूल्य बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि स्फीति क्या है, इसको कैसे समझे जाते हैं और ये कैसे क्रिएट होती है, मांग के कारण और लागत के कारण। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है? आपने समाचार पत्रों में या टीवी में हर जगह ये देखा होगा कि महंगाई की दर, महंगाई की दर, महंगाई की दर, आप ये बार बार सुने होंगे, महंगाई की दर 4.3, 5.3, फला सरकार में आप न्यूज पत्रों में देते मसालेदार खबरें, फला सरकार में महंगाई की दर 7% थी, इस सरकार में 8% हो गई, या फला सरकार में ज्यादा थी, इस सरकार में कम हो गई, तो आप देखते हैं। तो वो कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होते हैं, तो हम आपको आइए इस फिगर के माध्यम से बताते हैं। ये है टाइम, ये फिगर के माध्यम से, ये इस OX एक्सिस पे जो है टाइम होता है और यहाँ प्राइस लेवल होता है, कीमतों में बढ़ोतरी। तो जब हमारी महंगाई की दर, पहले आप देखिए 2.3% है, पहला हमारा क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई स्फीति, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई स्फीति। रेंगती हुई स्फीति जो होती है वो बहुत कम दर से बढ़ती है, यानी 2 से 3% के बीच में होती है। जब हमारी महंगाई की दर एक निश्चित समय अंतराल में 2 या 3% से बढ़ती है, तो ये अब हम उसको बोलते हैं रेंगती हुई स्थिति। इस पे कंपटीशन में ढेर सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि क्या क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए गुड होती है, तो आप इसको भी समझते चलिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर